ग्रेचुइटिस के लिए क्या है? ग्रेचुइटिस के लिए क्या है कि भाई द बेलर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट्स दे आर एक्चुअली अवेयर ऑफ। ग्रेचुइटिस मतलब ग्रेचुइटिस में हो जाता है कि भाई जहां पे वो एक्चुअली जिसके बारे में पता हो। ठीक है, मतलब ये कि ऐसी चीजें जहां पे कि उसे बेलमेंट जिन गुड्स का किया गया है वो ग्रेचुइटस बेलमेंट है, उस केस में बेलर जो है वो उन चीजों के बारे में सिर्फ बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके बारे में उसे पता है, मतलब वैसे फॉल्ट जिसके बारे में उन्हें पता है वो बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अगर नहीं बताता है, नहीं बताता है तो क्या हो जाएगा फिर किसी भी जो कि डैमेजेस उससे होंगे, किसी भी तरीके का डैमेज कॉज होगा जो भी अगर बेली को इससे, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, ग्रेचुइटस मतलब क्या होता है? ग्रेचुइटस एंड नॉन ग्रेचुइटस में डिस्कस किया था। ग्रेचुइटस मतलब समथिंग व्हिच इज फॉर फ्री, सर्विसेज दैट आर फ्री विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है, लेकिन जहां पे नॉन ग्रेचुइटस हो जाएंगे, नॉन ग्रेचुइटस में क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। किसकी? बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई। मतलब हमने जो हायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हायर पे देने वाला है, हायर पे देने वाला मतलब क्या है? नॉन ग्रेचुइटस है, वहां पे आपको रेंटल मिलेगा, उसके लिए आपको रेम्यूनरेशन की एक्सपेक्टेशन है। उस केस में चाहे आपको फॉल्ट के बारे में पता हो या ना, वेदर यू आर अवेयर और नॉट, सेक्शन कहता है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आप उस चीज को अगर रेंट पे करने जा रहे हो, आप उससे रेम्यूनरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप चाहे जानते हो उस बारे में या नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताने की। नहीं बताते हो तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर आप उसके लिए लाइबल हो जाओगे। ठीक है, देखिए ग्रेचुइटस बेलमेंट क्या है? फॉर फ्री, कोई रेम्यूनरेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और नॉन ग्रेचुइटस क्या हो गया? फॉर हायर, जिसमें रेम्यूनरेशन की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे क्या है? बेलर मस्ट एक्चुअली नो ऑफ द फॉल्ट, उन फैक्ट उन फॉल्ट्स को बताने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है बेलर, जो कि जिसके बारे में वो अवेयर है। और बिल्कुल इसका उल्टा, भाई यहाँ पे उसे जानकारी है या नहीं है इररेलेवेंट है। वो चाहे अनअवेयर हो उन फॉल्ट्स के बारे में, फिर भी वो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे खुद को ही नहीं पता था। तो क्योंकि आप उसे एक फर्दर रेंटल पर्पस के लिए दे रहे हो, उसमें नॉन ग्रेचुइटस मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उससे रेम्यूनरेशन मिलेगा। अब जब पैसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हो और ध्यान भी नहीं दिया आपने, तो वहां पे आप अवेयर थे या नहीं है बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाएगा, आप तब भी लाइबल हो जाओगे। यहाँ पे क्या है? ड्यूटी टू इंस्पेक्ट है, हिडन डिफेक्ट्स के लिए नहीं है। जो हिडन है उनके लिए नहीं, तभी तो हमने कहा कि सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके बारे में उसे जानकारी है, जिसके बारे में वो अवेयर है। लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइड ड्यूटी टू इंश्योर गुड्स आर सेफ, ये ड्यूटी है। तब हम यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि वो अवेयर हो या अनअवेयर हो, हर केस में रिस्पॉन्सिबल होगा अगर गुड्स में किसी तरीके का डिफॉल्ट निकला। ठीक है, और लाइबिलिटी कितने के लिए? ओनली फॉर नोन एंड अनडिस्क्लोज रिस्क। लेकिन यहाँ पे जब हम नॉन ग्रेचुइटस की बात करते हैं तो दोनों, चाहे नोन हो या अननोन हो, सारे डिफॉल्ट्स के लिए हो जाएगा। ये हमने देखा, ये जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्लियरली दोनों तरीके के बेलमेंट के लिए बात कर रहा है। हमने ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस दोनों कॉन्सेप्ट कई बार समझा है, तो ये दोनों केसेस के लिए बात कर रहा है। ग्रेचुइटस क्या हो गया? जब फ्री के लिए है, ठीक है, मतलब आपको रेम्यूनरेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपने अपनी कोई चीज अपनी दोस्त को दे दी, तो भाई आपको पता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको आपने वो फ्री के लिए दिया है उसे। लेकिन वही कोई चीज जब आप किसी पर्पस के लिए रेंट पे दे रहे हो, तो वहां पे लाइबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात करता है पहली ड्यूटी। पहली ड्यूटी क्या? सेक्शन 150। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा 158। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए क्विक रिवीजन के साथ बढ़ते चले जाएंगे। क्या कहता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन बेलमेंट। अब ऐसा है कि भाई बेलमेंट इन्वॉल्व्स, प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन अ बेलमेंट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, बेली शुड नॉट बी फाइनेंशियली बर्डन फॉर लुकिंग आफ्टर द गुड्स। ठीक है, सेक्शन कहता क्या है? सेक्शन ये कह रहा है कि भाई बेलर जो है वो लीगली बाउंड है बेली को जो भी उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए वो सारे देने के लिए। जहां पे की कंडीशन ही है, बेलमेंट में ये कंडीशन रखी गई थी कि भाई जो भी बेली काम करेगा उसको उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलना है। कोई रेम्यूनरेशन जब नहीं मिलना है, मतलब क्या रेम्यूनरेशन जब नहीं मिलना है? अगर कोई रेम्यूनरेशन जब नहीं मिलना है, वहां पे
किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस जो इनकर हो रहे हैं अगर बेली को, तो वो नेसेसरी एक्सपेंसेस देने के लिए बेलर जो है वो बाउंड है। ये सेकेंड ड्यूटी हो गई, ठीक है। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है, जो भी जैसे हमने देखा था तीन चीजें हैं, क्या है, गुड्स टू बी केप्ट, गुड्स टू बी कैरीड, गुड्स टू बी डन, वर्क डन अपॉन देम, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के लिए जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है, जैसे अगर किसी चीज को सेफ रखने में, गुड्स टू बी केप्ट सेफ था, उसके लिए मतलब उसके मेंटेनेंस में अगर कोई खर्चा आ रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी तरीके का खर्चा आ रहा है, या अगर बेली के कहने पे उस चीज पे जो गुड्स दिया है उस पे किसी तरीके कोई काम करना है, वर्क डन ऑन द गुड्स, उस पे जो भी खर्चा आ रहा है, मतलब इन तीनों पर्पसेस के लिए अगर जो भी गुड्स को बेल किया गया है, बेलमेंट जिनका किया गया है, उस पे जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, कंडीशन में अगर लगा रखी है कि भाई रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक्सपेंसेस आएंगे वो बेलर देगा। देखिए क्या है कि नो रेम्यूनरेशन क्लॉज, यही कंडीशन है कि कोई रेम्यूनरेशन है। द सेक्शन स्पेसिफिकली हाइलाइट्स केसेस वेयर द बेली इज वर्किंग फॉर फ्री। बेली के साथ ये कंडीशन लगा रखी है कि उसे कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा उसके वर्क के लिए, लेकिन इन पर्पसेस में, ये किसका पर्पस है, यही तीन पर्पसेस के लिए बेलमेंट किया गया है, तो रेम्यूनरेशन ना सही लेकिन जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं वो बेलर देगा, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड 164। 164 जो कि तीसरी ड्यूटी की बात करता है, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। ये क्या कह रहा है, Section 164 protects the bailee if it turns out the bailee had no right to hand over the goods in the first place। भाई कहता क्या है कि अगर बेलर जिसने बेलमेंट किया, ठीक है, बेलर ने बेलमेंट जिन गुड्स का किया उसके पास राइट था ही नहीं उन चीज के लिए, मतलब बेलमेंट करने का उसके पास राइट ही नहीं था, तो क्या हो जाएगा, the bailor is responsible to the bailee for any loss which the bailee may have sustained by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or receive back the goods or to give directions respecting them। मतलब उन गुड्स के रिलेटेड उसके पास या तो राइट्स नहीं थे या वो इंटाइटल नहीं था, ऐसा कुछ भी है, अगर उसे लेने, उसे बेलमेंट करने के लिए अलाउड नहीं था, या वो रिटर्न जो भी लेने के लिए अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ भी इस केस में क्या होगा, अगर अलाउड नहीं है उन गुड्स के रिगार्डिंग, बेलर के पास राइट्स नहीं थे, तो बेली को अगर उससे कोई भी डैमेजेस इनकर हुए हैं, कोई किसी भी तरीके का डैमेज अगर डैमेजेस इनकर हुए हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो बेलर रिस्पॉन्सिबल है क्या। मेन जो तीन बातें की इसने क्या किया, तीन चीजें क्या कहा कि भाई या तो एंटाइटल नहीं था, बेलर वाज नॉट एंटाइटल टू मेक द बेलमेंट, पहला केस कि भाई पहला तो बेलमेंट देने के लिए एंटाइटल नहीं है, दूसरा गुड्स को वापस लेने के लिए एंटाइटल नहीं है, या तीसरा उसके केस में किसी भी तरीके का कोई डायरेक्शन दे सके, ठीक है। तीन सिनेरियोस कह रहा है, तो भाई है क्या, पहले मतलब बात करता है कि एंटाइटल नहीं है मतलब डिफेक्टिव टाइटल, जिस चीज की बेलमेंट करी वो एक्चुअली उसकी है ही नहीं, द बेलर इज नॉट द ओनर, उसकी नहीं है पर किसी और की चीज को बेल कर दिया, ठीक है। पहला तो ये कि जिसके पास टाइटल ही नहीं है वो उस चीज को दे ही नहीं सकता, डिलीवरी नहीं कर सकता, क्योंकि बेलर जो है, जो बेलमेंट कर रहा है वो हमेशा चीज का ओनर है। तभी हमने पढ़ा था कि बेलमेंट के केस में ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं बल्कि सिर्फ पोजेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर बेलर के पास खुद ही पोजेशन, खुद ही टाइटल नहीं है, तो वहां पे डिफेक्टिव टाइटल केस आ जाएगा उस केस में, क्योंकि उसके पास टाइटल नहीं था लेकिन फिर भी उसने बेलमेंट करी। अब यहां से अगर बेली को कोई भी लॉसेस इनकर हुए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेलर हो जाएगा। दूसरा, राइट टू रिसीव बैक, ये क्या कह रहा है कि भाई जो दिया था अब उसे लेने के लिए राइट नहीं है, पहले बेलमेंट में दे तो दिया लेकिन अब लेने के लिए नहीं है, जैसे कह सकता है कि थर्ड पार्टी हैज अ सुपीरियर क्लेम, ठीक है। जैसे हम बैंक इंटरेस्ट के केस में ये सब में देख सकते हैं, भाई अगर आपने जो दिया उसके लिए आपके पास बैंक इंटरेस्ट, सॉरी गारंटी में चला जाएगा, सॉरी, पर कोई भी थर्ड पार्टी है जिसके पास बेहतर टाइटल है उसका, ठीक है, तो यहाँ पे उसके पास चला जाएगा, मतलब आपने जिस चीज को बेलमेंट किया उसे लेने का आपके पास फिर कोई राइट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देयर इज दिस थर्ड पार्टी जिसके पास इस आपसे बेटर टाइटल है लेने के लिए। या wrongful directions, the bailor gives instructions regarding the goods that led to legal trouble for the bailey। भाई कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया, जो नहीं करना चाहिए था वो उससे करवा दिया बेली से। अब इनमें से किसी भी केस से बेली को जो भी लॉसेस इनकर हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेलर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब सेक्शन 150 में हमने एक ड्यूटी देखी, 164 भी एक ड्यूटी। 150 किस बारे में बात करता था, 150 कह रहा है
150 जो है वो भी बात कर रहा है कि जो भी लॉसेस होंगे उसके लिए बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, यहां भी वही कह रहा है भाई जो भी लॉसेस होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल जो है बेलर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 150 में फिजिकल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। 150 में क्या कहता है कि अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट है उसके लिए और डिस्क्लोज नहीं किया तब वहां लायबल होगा, लेकिन यहाँ पे लीगल डिफेक्ट, लीगल डिफेक्ट मतलब क्या, आपके पास टाइटल ही नहीं, डिफेक्टिव टाइटल दे रहा है, जिस चीज का गुड्स जिन गुड्स का बेलमेंट किया उसकी राइट ही नहीं है आपके पास, उस केस में ये एप्लीकेबल होगा, मेन डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 154। नेक्स्ट ड्यूटी लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल। अब अगर बेली क्या करता है यहाँ पे, जिन पर्पसेस के लिए बेलमेंट किया गया, ठीक है, बेसिकली है क्या, हमने बेलमेंट में क्या पढ़ा कि भाई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बेलमेंट किया जाएगा और उसको कंप्लीट करने के बाद बेली जो है वो बेलर को चीजें उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसा भी था उसे या तो लौटा देगा या डिस्पोज कर देगा, जो भी। ठीक है, अब 154 क्या कह रहा है कि जिस पर्पस के लिए बेलर ने दिया सामान, जो गुड्स दिए, बेली ने उसका कोई और यूज कर लिया, किसी और पर्पस के लिए अनऑथराइज तरीके से उसका यूज कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन गुड्स आर बेल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये क्या हो गया, ये हम बात कर रहे हैं यहां से, अभी तक हमने जो चार चीजें देखी 150, 158, 164, ये तीन, करेक्ट, ये तीन सेक्शंस देखिए, किस बारे में बात करते थे, ये बात करते थे बेलर की ड्यूटी के बारे में। लेकिन अब यहां से जो हमने शुरू किया 154, ये है राइट के बारे में। तो अगर ये पहला क्या कह रहा है कि बेली के अनऑथराइज्ड यूज से बेलर के गुड्स को किसी तरीके का डैमेज अगर होता है, बेलर के गुड्स को कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए वो एंटाइटल्ड है कि बेली उसे क्या करे, उसको उसको रीइंबर्स करे, जो भी उसको लॉसेस हुए हैं उसको वो रीइंबर्स करे। If the bailee uses the goods in a manner not authorized by the terms of the bailment, they become strictly liable for any damage. कुछ भी डैमेज होता है तो वो बाउंड है बेलर को उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए। The bailee is liable even if they were negligent, नेग्लिजेंस भी था तो भी लाइबल हो जाएगा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की भाई आप किसी और पर्पस के लिए यूज करते हो, उससे जो भी डैमेज इनकर हो रहा है, जो भी लॉसेस अगर इनकर हो रहे हैं बेलर को, उन सब के लिए आप इंटाइटल्ड हो, लाइबल हो। अब 155, 155, 156, 157 ये तीनों हमने देखा था मिक्सिंग ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है। ठीक है, जिसमें 155 क्या था कि कंसेंट से जब मिक्स किया बेली ने बेलर के गुड्स के साथ अपने गुड्स को मिक्स कर दिया, लेकिन बेलर की कंसेंट से। ठीक है, अब अगर बेलर की कंसेंट से हुआ है तो यहाँ पे नीदर पार्टी लूजेस ओनरशिप। यहाँ पे होता क्या है कि भाई किसी की ओनरशिप मिल जाएगी, जिसका जिसका जो पार्ट है वो उसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दे बोथ बिकम कॉमन ओनर्स ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। दोनों की चीजें जो मिल के होंगी, दोनों की जो मिक्सचर, दोनों दोनों के गुड्स बेली ने मिला दिए। अब गुड्स को मिक्स करने के बाद जितने जितने प्रोपोर्शन में जैसे जैसे मिक्स किया गया है वो दोनों उतने उतने प्रोपोर्शन के लिए, उतने उतने शेयर के लिए मिल के दोनों ओनर्स हो जाएंगे उस रिजल्टेंट प्रोडक्ट के लिए। रिजल्टेंट गुड्स मतलब गुड्स ए क्वालिटी के जो है वो बेलर के हैं और बी क्वालिटी के जो है वो बेली के हैं। अब बेली ने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ए प्लस बी कर दिया सारा। तो ये जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा, गुड्स होंगे, इसके लिए बेलर और बेली दोनों इक्वली ओनर होंगे। जितने इक्वली मतलब हक बराबर का होगा। हक बराबर कहने का मतलब है कि जितना वो ओनर उतना ही वो ओनर, लेकिन कैसे, प्रोपोर्शन में। जिस जिस शेयर में मिक्स किया गया है, बेलर का जितना बेली का जितना, जिस जिस शेयर में मिक्स किया गया उतने उतने प्रोपोर्शन के लिए दोनों ओनर हो जाएंगे, को ओनर्स हो जाएंगे। Since the goods are mixed by agreement, the law applies a simple mathematical division. कैसे, रूल ऑफ प्रोपोर्शन। भाई जितना जितना पार्ट मिक्स किया गया उतने उतने की ओनरशिप है हमारी। ओनरशिप इज शेयर्ड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और वैल्यू कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टी। जितना जितना शेयर उतनी उतनी ओनरशिप।
156 156 क्या कहता है? 156 अब बात करता है कि भाई यहाँ पे जो है गुड्स, अब 155 में हमने देखा था कि गुड्स सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल, इसकी बात की ही नहीं गई थी। 156 157 इन दोनों में तब बात की जा रही है जबकि गुड्स सेपरेबल नहीं है, और यहाँ पे 156 में सेपरेबल है और 157 में सेपरेबल नहीं है। 156 में कहता है कि जब मिक्स किया जाए अगर विदाउट कंसेंट और गुड्स सेपरेबल है तो क्या होगा? देखिए, नो कंसेंट वाज गिवन 156 के लिए, और गुड्स कैन बी सेपरेटेड, मतलब अलग अलग करना इनको पॉसिबल है। गुड्स का नेचर ऐसा है कि उनको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिक्सिंग डज नॉट ट्रांसफर ओनरशिप, बल्कि होगा क्या? द बेलर रिमेन्स द ओनर ऑफ देयर प्रोपोर्शन एंड द बेली रिमेन्स द ओनर ऑफ देयर्स। मतलब क्योंकि सेपरेबल है तो भाई अपने अपने पार्ट के लिए दोनों ओनर होंगे, वहां पे मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो सेपरेशन का कॉस्ट होगा, जो सेपरेशन का कॉस्ट हुआ वो कौन बेयर करेगा? वो बेली बेयर करेगा। अब आ जाते हैं 157 पे। 157 पे बिल्कुल सिमिलर है 156 की तरह, बस ये कहता है कि गुड्स यहाँ पे सेपरेट नहीं किए जा सकते। उसमें क्या था कि गुड्स सेपरेट किए जा सकते थे, तो अपने अपने पार्ट के लिए दोनों ओनर्स हैं, और सेपरेशन का कॉस्ट जो है यहाँ पे ओनरशिप जो है वो शेयर नहीं होगी, अपने अपने पार्ट के ही ओनर्स है। सेपरेबल है तो अलग अलग कर लिया, लेकिन सेपरेशन का कॉस्ट जो है वो बेयर करेगा पहली। पर 157 में कह रहा है कि गुड सेपरेबल है ही नहीं, अभी ने अलग करना पॉसिबल ही नहीं है, और किया कैसे गया? बेलर के बिना कंसेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई? रिजल्टेंट चीजें जो होंगी, in such a matter is impossible to goods deliver them back, the bailor is entitled to be compensated by bailey for the, अब क्योंकि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता तो उसकी गुड्स का तो लॉस हो गया, ठीक है। इनसेपरेबल, जैसे मैंने कहा था ऑयल और वाटर मिक्स कर दिया, तो अब इनसेपरेबल है, आप इन दोनों चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो गई, चीज खत्म हो गई। तो अब उस केस में जो भी बेलर को लॉस हुआ है उसको रीइंबर्स करने की ड्यूटी बेली की है। देखिए, बिकॉज द बेलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज लॉस्ट इन द मिक्सचर, द बर्डन शिफ्ट्स एंटायरली टू द बेली एंड द बेली मस्ट पे द फुल मार्केट वैल्यू ऑफ द बेलर्स ओरिजिनल गुड्स। जितने का उसको लॉस हुआ है वो पूरा कॉम्पेंसेशन करने की लाइबिलिटी बेली की हो जाएगी। अब आते हैं 153। 153 क्या कह रहा है? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेली इज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस, मतलब अगर बेली जो है वो कुछ ऐसा करता है जो कि बेलमेंट के कंडीशंस के ऑपोजिट है, कुछ भी ऐसा करे, if the bailey performs any act regarding the good that is inconsistent with the terms of the bailment, bailment में जो चीजें लिखी गई थी उससे इनकंसिस्टेंट, उससे अलग कुछ कर देता है, वहां वहां पे क्या है कि भाई बेलर के पास टर्मिनेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये बेलर के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल मतलब जो चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे, अगर एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, नहीं तो रिजेक्ट करता है, अवॉइडेबल है द ऑप्शन ऑफ द बेलर, रिजेक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। देखिए, बेलर के पास ऑप्शन क्या है, जैसे हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, मतलब टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिमांड द रिटर्न ऑफ द गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और मेरी जो चीजें वापस करो, ठीक है। दूसरा, वेव द ब्रीच एंड अलाउ द पेमेंट टू कंटिन्यू, कि भाई अब उसको छोड़ दिया, उसको करके एक्सेप्ट कर लिया, मतलब पहला चीज टर्मिनेट किया, कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वॉइडेबल में रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस दो ही तो होता है, और दूसरा वेव इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैलिड, दो चीजें हुई। 163 नेक्स्ट। 163 क्या कह रहा है? बेलर एंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, मतलब जो बेलमेंट किया गया था, जिन चीजों का, जिन गुड्स का बेलमेंट था, अगर उसमें किसी तरीके का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ बड़ा कोई प्रॉफिट ऐड हो रहा है, तो उसकी जो बेलर है उसके लिए भी एंटाइटल है, गुड्स तो मिलेंगे ही साथ में, गुड्स तो है ही है, उसके साथ ही साथ उस प्रॉफिट के लिए भी एंटाइटल है। जैसे हमने देखा था कि भाई अगर मान लीजिए काऊ का
बेलमेंट किया गया है, ठीक है। अब बेलमेंट के पीरियड के दौरान काऊ का एक एक काफ को जन्म लेती है। तो जब रिटर्न किया जाएगा तो बेलर जो है वो एंटाइटल है कि काऊ के साथ काफ उसे मिले, जो इंटरेस्ट आया है उसमें उसके लिए भी वो एंटाइटल्ड है। एंड एक्रेशन इन एनी नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ भी अगर इसमें बढ़ता है, जो भी बेलमेंट वाले गुड्स जो थे उसमें एक्चुअली कोई भी चीज बढ़ोतरी होती है, कुछ भी बढ़ता है, तो बेलर जो है वो उस पूरे के लिए इंटाइटल है। मतलब ओरिजिनल गुड्स जो है वो तो है ही है, साथ में जो एडिशनल है, जो इंक्रीमेंट है, जो प्रॉफिट हुआ है उसके लिए भी इंटाइटल है। और क्या है, और बेली जो है वो बाउंड है कि वो दोनों चीजें डिलीवर करे बेलर को। अब यहां तक हमने कर लिया था, राइट। ये एक हो गया क्विक रिवीजन। इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली। ये अभी तक हमने बेलर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। अब एक एक करके बेली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तीन राइट्स, तीन ड्यूटीज जो थी हमने देखा था बेलर की।